मिस्टर अतहर परवेज जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो सिमी के जितने भी बिहार से कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर्स रहे हैं। पिछले 2 सालों से वो एसडीपीआई और पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी थे। जो एक ऑफिस और जहाँ पर ये मिला है उसके ओनर को उन्होंने अरेस्ट करके एक पॉपुलर फ्रंट स्टोरी वो लोग बना रहे हैं। अब आगे जाकर शायद यहाँ वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स को लोग क्या करेंगे इसके अंदर इंक्लूड करके एक पॉपुलर फ्रंट को एक विच हंट करने की कोशिश कर लग रही है। नमस्कार, देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज बात देश की तो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कौन कर रहा है इसका जिक्र। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने, तोड़ने और नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। सरतन से जुदा से लेकर अब देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम एक बार फिर आ रहा है। आरोप उसी पर लग रहे हैं। और आरोप क्या? कि देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश सामने आ रही है। पीएफआई के भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान का भंडाफोड़ हुआ है। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से सीक्रेट दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि पीएफआई ने इंडिया विजन 2047 को लेकर एक साजिश का प्लान तैयार किया। इन दस्तावेजों में लिखा गया है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास हो। हमारा सपना 2047 में सत्ता मुसलमानों के पास लौटे, ये है। आरोप है कि पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि पीएफआई का ही डॉक्यूमेंट यह बताया जा रहा है आरोप के मुताबिक, 2047 में इस्लामिक सरकार बनाने का टारगेट है। मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं, यह भी लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 10% मुसलमान भी साथ आ गए तो बहुसंख्यक को घुटनों पर ला देंगे। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार है। दिमाग में रखो, इस्लामिक शासन लाकर रहना है। अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है। मुस्लिम इस धरती के राजा हैं। ये सारी बातें इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई हैं। 8 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट जो पुलिस कह रही है कि मिला है उन लोगों के घर से जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका पीएफआई कनेक्शन बताया जा रहा है। पीएफआई के 8 पेज के दस्तावेजों में देश के खिलाफ साजिश का पूरा प्लान। टाइम्स नाउ भारत के पास इस साजिश की पूरी सीक्रेट डिटेल है। इस साजिश की सीक्रेट फाइल के पेज नंबर 3 पर लिखे एक पैरा को आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें हिंदुओं को कायर कहा गया और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इसमें लिखा है कि पीएफआई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा भी उसके साथ लामबंद हो जाए तो वो बहुसंख्यक कायर समुदाय को घुटनों पर ला देगा और भारत में मुसलमानों को पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलवा देगा। जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो रहा है। टाइम्स नाउ भारत पर दस्तावेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है। दस्तावेजों में अगले 10 सालों की पीएफआई प्लानिंग का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग थी। पटना पुलिस के मुताबिक फुलवारी शरीफ में एक मकान में देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर यह पूरा खेल खेला जा रहा था। समुदाय विशेष को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई की इस साजिश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की से फंडिंग हो रही थी। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से पुलिस ने देश विरोधी कागजात, पीएफआई का झंडा, बुकलेट, एसडीपीआई के सैकड़ों दस्तावेज बरामद किए। हिंदुओं के खिलाफ समुदाय विशेष को भड़काया गया। व्हाट्सएप पर छपा एक पैम्फलेट भी वायरल किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के 12 जुलाई के दौरे में गड़बड़ी करने का भी पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए 6 और 7 जुलाई को संदिग्धों के साथ बैठक कर गड़बड़ी फैलाने की ट्रेनिंग दी गई। पिछले कई दिनों से देश में सरतंत्र से जुदा की धमकियां दी जा रही हैं।
हिंदुओं को टारगेट पर रखकर हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दी जा रही है। अब हिंदुओं को कायर कहा जा रहा है। क्या यह भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या इन सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ है? यह आरोप ऐसे ही लग रहा है। क्या भारत विरोधी देशों के साथ मिलकर यह इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है? सवाल यह भी है कि देश को तोड़ने और इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले पीएफआई के साथ वो कौन से लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? मैं आज बहस शुरू करूं उससे पहले हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देने वाले अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का पीएफआई को लेकर दिया बयान भी आपको सुनाना चाहता हूं। टाइम्स नाउ न भारत के खुफिया कैमरे पर सरवर चिश्ती देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करने के आरोपों से झेल रहे पीएफआई की पैरवी करते सुनाई देते हैं। सुनिए जरा। ऑफ रिकॉर्ड जरा मैं बात करना चाहता हूँ पीएफआई को लेकर जो बात चल रही है क्या है? आप देखिए पीएफआई के नाम में यहाँ कोई भी जरूरत करने आता है, सबको करा कोटा में भी आप मुझे मिले थे। पीएफआई कार्यक्रम में इज नॉट इलीगल बॉडी। अगर इलीगल होती तो उसको बताओ कैसे करें। पीएफआई इलीगल पीएफआई का मैं मेंबर हूँ। सीधी सी बात है सर। अभी जैसे पटना में भी एक मामला हुआ है आज, पटना के अंदर बिहार में, वहाँ 2 लोग पकड़े गए हैं और पीएफआई कनेक्शन उनके मिले, उसमें पीएफआई के लेटर्स मिले हैं उनके पास और उसमें ये कहा गया है कि 25 साल बाद इस्लामिक स्टेट बना देंगे भारत। मैंने यहाँ पर उसको अपने घर को जोड़ा पीएफआई को, उसको लेना देना जो चाहता है। नहीं, लेकिन पटना में जो हुआ है वहाँ भी पीएफआई पुलिस और मीडिया में भी पीएफआई को टारगेट घरवाली वाले नहीं, लेटर जो उन्होंने लिखा उसको लेकर लेटर तो ये लिखा था कि ऐसा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे, बल्कि उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया था, चेताया था। उसमें एक आपका वो हिंदुस्तान हिलाने वाला बयान था, उसको क्या तो तोड़ क्या है? कहावत है, मुहावरा है, ईंट से ईंट बजा दूंगा हिला दूंगा, ये कोई मीन करता है क्या? मैंने जवाब दे दिया। सर, एक बयान में आपने ये भी कहा था कि वो जो शाखा जो आरएसएस की है वैसी शाखाएं हमें भी बनानी चाहिए और चंदा इकट्ठा करें, ये जंग की घड़ी, जंग लड़ेंगे हम। नहीं, ऐसा बयान तो था? ऐसा ये बातें नहीं करता हूँ। ठीक। सरवर चिश्ती को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं पीएफआई कोई बैंड आउटफिट नहीं है। मैं उसके कार्यक्रम में गया तो क्या हो गया? बात तो सही है, बैंड तो नहीं है। लोग पूछ रहे हैं बैन क्यों नहीं, लेकिन बैन तो नहीं है। लेकिन बैन तो आरएसएस भी नहीं है। आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे क्या? कार्यक्रम में तो उसी के जाते हैं जिससे कुछ यहां का कनेक्शन हो, और पीएफआई के कनेक्शन जहां जहां निकल रहे हैं उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कार्यक्रम में गए थे कनेक्शन के बिना तो डिफेंड क्यों करते हैं? ऐसे में आज के सवाल है कि क्या 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा भारत? हिंदुओं के खिलाफ नफरती साजिश के तार कहां तक गए हुए हैं? सरतन से जुदा बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिनहाज अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद हसनुल हक वकील हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना पीर अली कादरी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आप और मैं 2047 तक ऊपर वाले की कृपा रही तो जीवित तो रहेंगे। मतलब वैसे तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब तक रहे। तो अगर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनना है तो आपने अपना नाम सोचा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी से आप क्या बनेंगे? मोहम्मद सलमान या कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? आपको लगता है ये दिन देखेंगे आप? देखिए सुशांत जी, आशंकाएं बहुत गहरी होती दिखती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इन लोगों का दिमाग, वो कहें कि जो थोड़ा सा हिल गया है, वो अपनी जगह पर आ रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके लिए 2047 का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है जो चिंता में डालती है, और वो चिंता में ये डालती है कि पीएफआई जैसी संस्था देश के अलग अलग राज्यों में, और इसे ये भी नहीं कह सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कुछ कर दिया है, या हेमंत विश्व शर्मा है, उन्होंने कुछ कर दिया, या योगी आदित्यनाथ ने कुछ कर दिया। केरल की सरकार वो कहती है कि पीएफआई और एसडीपीआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और ये हमने एक बार नहीं देखा है, जाने कितनी बार देखा है। केरल से जो पलक्कड़ से हम लोगों ने रैली देखी थी, केरल के एक जगह पर जहां ये कहा गया कि अब तो यहाँ का संविधान भारत का नहीं चलेगा, हम अपना चलाएंगे,
रांची में जिस तरह से होता है, झारखंड में गढ़वा, वहां पर जिस तरह की चीजें देखने को मिलती है, फिर अब ये पटना में जिस तरह से फुलवारी शरीफ, एक तो शरीफ भी जहां लगा होता है बड़ा खतरनाक हो गया है, कितने बदमाश है ये समझना मुश्किल है, तो वहां से ऐसे लोग मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो सीधे उसके तार जुड़ते हैं शाहीन बाग से लेकर, और जब अभी नूपुर शर्मा के बयान के बाद भी हुआ, तो जब जुमे की नमाज के बाद सब कुछ होता है तो भी पीएफआई और एसडीपीआई से लोग मिलते हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि भारत की सरकार को राज्य की सरकारों के साथ मिलकर ये तो तय करना पड़ेगा कि ऐसे देश विरोधी संगठन और इसमें जो शामिल लोग हैं उनके साथ वो क्या सलूक करेगी। कोई कायदे की रणनीति बनाकर काम करेंगे या ऐसे ही छिटपुट ये लोग मिलेंगे, जब कोई इंडिया 2047 टाइप का विजन डॉक्यूमेंट मिलेगा तब जाकर हरकत में आएंगे। मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है। ठीक है, आपके हिसाब से भारत 2047 क्या 2097 3047 तक भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा। और हालांकि एक चीज मैं क्लैरिटी दे दूं कि पीएफआई ने यह कहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया है। हालांकि बहुत लोगों के मन में प्रश्न ये उठेगा कि ऐसे तो कोई वैसे भी आकर नहीं मानता कि हाँ मेरे ही लोग थे, मैंने ही डॉक्यूमेंट छपवाया था। और दूसरी बात यह कि बिहार के अंदर पीएफआई को फंसाकर क्या मिलना है, वो बिहार में कौन सी उनकी पॉलिटिकल पहुंच है, या यूपी में कह रहे हैं कि यूपी में भी ऐसे ही किया तो यूपी में कौन सी उनकी पॉलिटिकल पहुंच है कि वहां उनको खत्म करना है, इसलिए इस तरह से फंसा दो। लोग तो उल्टे पूछ रहे हैं कि पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उस बैन वाले सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं सैयद हसनुल हक के पास। हक साहब, आपके हिसाब से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है क्या, बनना है क्या? आपको लगता है ये लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे गहरी साजिश है क्या? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बड़ा अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस लगता है कि देश में जो हालात है, माहौल चल रहा है, ये देश के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महात्मा गांधी के रूह को जो तकलीफ होती होगी, भगत सिंह के रूह को, मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूह को तकलीफ हो रही होगी इन लोगों को देखकर। आज मुद्दे की बात यह है कि देश में, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ना चलेगा ना कि इन कठपुतली बाबाओं के या मुल्लाओं के, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं मैं, कि इनके कानून से चलेगा। हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान से चलेगा। मैं सीधे साफ तौर पे क्लियर कर दूं। और आपको देखने की जरूरत, आवश्यकता क्या है। हिंदुस्तान में प्रियम्बल है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहती है। आप देखिए कि देश में लगातार, अभी आप ही कह रहे थे कैसे हो जाएगा, 47 तक है, आप कह रहे हैं 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र। आज आप देखिए सर, विदाउट इंटरप्शन, मुझे हर्षवर्धन जी आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा। नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो पीसीआर उनसे पूछ रहा है ऑडियो को लेकर, वो उनको कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह रहे। आप बोलिए। जी जी, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप कह रहे थे पीएफआई ने जो अपनी बातों को रखा, मुद्दों को रखा, पीएफआई कह रही है, कुछ भी कह रही है, या वो कह रही है कि जो नेशनल के खिलाफ जो है, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर गतिविधियां कर रही है, कुछ कह रही है, उसका पर्सनल है, ना कि किसी धर्म और संगठन से, धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। आरएसएस कहती है बंच ऑफ थॉट्स में, गवलकर कहते हैं या बंच ऑफ थॉट्स में कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के रेप करो उनका। क्या ये हिंदुओं के थॉट्स हो सकते हैं? नहीं, ये हिंदू धर्म के थॉट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म हमारे, जब मैं, जहां का मैं बिहार का रहने वाला हूं, जब मेरी आंख खुलती है तो मैं सबसे पहले मेरे कान में गायत्री मंत्र की आवाज आती है, दूसरे तरफ से मस्जिद के अजान की आवाज आती है। तो ये थॉट जो है आरएसएस के हो सकते हैं। आप देखिए कन्हैया लाल जी की हत्या हुई देश में, उसके पीछे किसके तार जुड़े हुए थे? सीधे आरएसएस उसका तार, एमआरएम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप जब जुडिशियल इंक्वायरी उसके करेंगे तो पता चलेगा इसके पीछे इंटरेस्ट। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इस बात पर रोकूंगा हसनुल हक साहब। अभी उस मामले में जांच चल रही है, अभी उस मामले में जांच चल रही है। एक मिनट सर, अभी उस मामले में जांच चल रही है। हसनुल हक साहब, वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, उसमें कमेंट ये ना डाल दीजिए कि इसने कराया और उसने कराया। वो बहुत सेंसिटिव मामला है, उसमें थोड़ा सा रुक जाइए अभी कि उससे तार जुड़े हैं और इससे तार जुड़े हैं। अब जुडिशियल इंक्वायरी तो करवाइए, पता चलेगा सर आपको। सब हो जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सब हो जाना चाहिए, लेकिन अभी वर्डिक्ट मत दे दीजिए। आप तो वकील आदमी हैं, मैं कह रहा हूं वर्डिक्ट मत दीजिए। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, हसनुल भाई मुझे ये बताइए, देखिए पीएफआई, सुनिए, मैं तो ये भी कह रहा हूं, पीएफआई कह रही है कि हमारा लेटर नहीं है, हमको टारगेट कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी मिला, पुलिस कह रही है कि उसका पहले सिमी से कनेक्शन था,
अब उसका पीएफआई से कनेक्शन है और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। आपने कहा इसका कोई धर्म से ट्रायल करके आप बोल देंगे, आप वर्डिक्ट आप सुना देंगे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की तरफ कि वो सही है। मुजरिम अरे मेरी बात तो सुनिए, होता है आपको समझने की आवश्यकता। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो अभी सवाल भी पूरा नहीं किया, आप पहले ही उस पर जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल तो सुनिए, मैंने कहा पुलिस क्या बता रही है उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अगर 10% भी मुसलमान पीएफआई के साथ आ जाएं तो हम बहुसंख्यकों को कायर बहुसंख्यकों को घुटने पर ले आएंगे और इस्लाम का राज कायम करेंगे। एक मिनट, अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप इतना उतावला मत होइए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं चूंकि आपने कहा इसका पीएफआई का किसी धर्म से कनेक्शन नहीं है, चूंकि उन्होंने धर्म का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि 10% सिख हमारे साथ आ जाएं, 10% ईसाई हमारे साथ आ जाएं या 10% हिंदू आ जाएं। उन्होंने कहा 10% मुस्लिम आ जाएं तो हम बहुसंख्यक मतलब हिंदू, उनको कायर हिंदुओं को घुटने पर ले आएंगे और हम इस्लामिक राज कायम कर देंगे। तो फिर उन्होंने धर्म से खुद को क्यों कनेक्ट कर लिया और उनको क्यों लगा कि 10% मुसलमान उनके साथ आ भी सकता है? आपका सवाल पूरा हो गया? जी हो गया, आप बोलिए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये किसी ने अगर स्टेटमेंट दिया उसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। हिंदुस्तान के मुसलमान गांधी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं, ठीक है, ना कि ऐसे लोगों पे। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है ये व्यक्तिगत उनका व्यक्ति विशेष का है, ना कि मुसलमानों का हैदर है। अब किसी हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं का या मुसलमान का या सिख या ईसाई कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान को छोड़ने की बात करने वाला है, हिंदुस्तान को तोड़ने की अगर कोई बात करता है कोई भी व्यक्ति, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज देश में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हर व्यक्ति देख रहे हैं लगातार कुछ बोल जा रहा है, अनाप शनाप बातें कर अरे रहा पर है। सस्ती लोकप्रियता के लिए तो तब करता ना सर जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करता, उसको तो पुलिस ने पकड़ा और जो डॉक्यूमेंट मिला वो सर्कुलेशन के लिए नहीं था, वो इंटरनल लोगों तक पहुंचाने के लिए था कि हमको कैसे काम करना है। आप कह रहे हैं एक आदमी दो आदमी का है, ये तो पीएफआई से जुड़ रहा है। पीएफआई एक आदमी दो आदमी की तो नहीं है ना सर। मैं आपका इनिशियल कमेंट ले लिया, अब मैं देखिए इस पर आऊंगा डिबेट पर। एक मिनट, मौलाना अली कादरी के पास एक बार जाऊंगा। हसनुल हक साहब, ये देखिए बड़ा सिंपल होता है कह देना। मैं मान लेता आपकी बात कि एक आदमी की बात है, दो आदमी की बात है, अगर हाल के दिनों में देश भर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी बड़ी भीड़ सरतन से जुदा के नारे लगाते नहीं सुनाई दी होती, मैं मान लेता कि ये 2 4 10 लोगों की बात है। कादरी साहब, आपके हिसाब से ये जो लोग सपना देख रहे हैं 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, क्या आपको लगता है इसके पीछे बड़ी साजिश है? क्या इसके पीछे काम हो रहा है? आपको भी लगता है इसकी ऐसी सोच है? रोक दिया जाता 2014 में। देखिए साहब, कादरी साहब आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है साहब, आ रही। जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए साहब, ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना तो कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना तो कभी जो है ये जो बातें बदतमीजी की जा रही है इस किस्म की कोई बात होगी। सीधी सीधी सी बात है, हमारे अपने मुल्क का संविधान है, हमारे पास अपना कानून है। कुछ कट्टरपंथी लोग अपने हमारे देश के माहौल को खराब करने की एक नापाक कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी कोशिशें भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारा देश जिस हिसाब में चल रहा है इंशाल्लाह वैसे ही चलता रहेगा। ना इसमें कोई बाधा अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे मुल्क का कानून उसको जबरदस्त सबक सिखाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो हसनुल हक कह रहे हैं और पीर अली कादरी कह रहे हैं, दोनों का कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोग नहीं लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने सरतन से जुदा के नारे लगाए और तब तक लगाए जब तक कि बहुत बड़े संख्या में उनका विरोध या बहिष्कार शुरू नहीं हो गया। अभी हमने देखा कि अजमेर शरीफ के खादिम के बेटे की क्या वीडियो थी और उसके पिता की क्या वीडियो थी, और अभी हमारे कैमरे पर वो पीएफआई को एक तरीके से डिफेंड भी कर रहे थे। क्या ये मान सकते हैं ये कुछ लोगों की सोच है और ये कुछ लोगों की सोच पर एक्शन हो जाए तो बड़ा खतरा जो है वो टल जाएगा? नहीं, देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि अभी जो सैयद हसनुल ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठ बोला कि संघ के लोग ये लिखते कहते हैं कि
कब्र में से निकालकर, मैं उस भाषा को नहीं बोलूंगा दोबारा, बड़ी शर्मनाक भाषा का उपयोग इन्होंने किया है कि मुस्लिम महिलाओं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे ये बोल पाए। ये तो भले व्यक्ति के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, वकील भी लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दरअसल इनके बोले में और इनके मूल में क्या फर्क है। यानी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जहां बहस हो रही है कि पीएफआई के लोग वो आतंकवादी गतिविधियों में मिले हैं, इंडिया विजन 2057 कह रहा है, और मुझे सचमुच ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो एक दूसरे को भड़काने की, एक दूसरे से द्वेष घृणा फैलाने की ये मानसिकता सैयद हसनुल हक के मन में कहां से आई है, और इसको लेकर ये कैसे इस जहर को लेकर आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम पीएफआई की बात करते हैं तो पीएफआई से तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ कानून काम करेगा। इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के बहाने जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे थे, और जो कुछ उन्होंने इंटरनल अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, उससे तो कानून लड़ लेगा। लेकिन जो सैयद हसनुल जैसे लोगों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति घृणा बढ़ी है, या हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में ये घृणा फैलाना चाह रहे हैं, वो मुझे ज्यादा खतरनाक दिखती है। और मैं जब इसको देखता हूं तो आपके सवाल का जवाब मुझे इनके बोले और कहे में जो फर्क दिखता है कि व्यवहार और कहने में है, हर्षवर्धन जी के पेट में दर्द हो गया मेरी बातों को सोच के, सत्य को सुन के। नहीं, ऐसी शर्मनाक बातें मत कीजिए सैयद हसनुल। आपके जैसे लोग, बीएसपी के लोग, आरएसएस के लोग मस्जिदों के सामने जाके आप नहीं जानते, आप समाज में जहर फैला रहे हैं और कह रहे हैं सैयद हसनुल आप जहर फैला रहे हैं, आप लोगों के बीच में विभाजन घृणा करना चाह रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप जैसे लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप कहते हैं ये बहुत खतरनाक है। आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, विभाजित करना चाह रहे हैं, आपको तो आप घिनौना काम कर रहे हैं। पानी हो आप तो ले लीजिए। मत कीजिए। नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, वरिष्ठ पत्रकार, एक मिनट हसनुल हक साहब, चौथा स्तंभ कह रहे हैं हसनुल हक, आपको पता नहीं है आप किसी पे आप कह रहे हैं। आप लगातार उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आपने एक बार भी कड़ी निंदा की ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों के खिलाफ तक कानून बनने की आवश्यकता है। लगातार 2014 से लेकर अभी तक बन रहे हैं, का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई। किन लोगों पे? एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट क्लैरिटी ले लूं। हर्षवर्धन जी एक मिनट उनसे जरा सुन लूं। एक मिनट, किन लोगों की निंदा करनी है हर्षवर्धन जी को जरा बताइए। हसनुल हक, हर्षवर्धन जी को उन लोगों की भी निंदा करनी चाहिए जो अजमेर में बैठ के बदतमीजियां कर रहे हैं। हर्षवर्धन को उन लोगों की भी निंदा करनी चाहिए जो बिहार से लेकर झारखंड और पूरे देश में मस्जिदों के सामने जाके मुल्ला माधव की गाली का नारा लगा रहे हैं। उन लोगों के भी नारा उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। उनको नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करनी चाहिए जो व्यक्ति विशेष का अपमान कर रही है, धर्म विशेष का अपमान कर रही है। आप देखिए, डीयू के एक हिंदू प्रोफेसर ने क्या कहा, शंकर भगवान जी के खिलाफ एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करके उसको लेके जाती है। हम पुलिस का स्वागत करते, वाकई बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, आज नुपुर शर्मा कहां गायब है इतने दिनों से? आज पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, उनका कहना होता है, सुप्रीम फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आज चमड़े की जुबान वाली महिला, उसके वजह से पूरे देश में आग लगी है। आज पूरे देश सैयद हसनुल हक, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा, उसको इस देश के बहुत सारे जजेस ने, इस देश के पूर्व जजेस ने और बड़े लोगों ने लिखकर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तो जाइए मत। हसनुल हक सुन लीजिए, हसनुल हक थोड़ा सुन लीजिए। आपको कैसे पता कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जितने लोगों के आपने नाम गिनाए उनमें से उनकी निंदा नहीं की है? आपको कैसे पता? सामने साफ नजर आ रहा है। तो सामने बैठे हैं, अभी बैठे हैं। इसके पहले मैंने डिबेट शो की है, वो दसियों बार कह चुके हैं, जिन्होंने धर्म संसद की उनके लिए बोल चुके हैं। आपको पता नहीं, और फिर आप कह रहे आप मेरे शो में पहली बार आए, कोई आपसे कह दे कि आपने फलाने की निंदा नहीं की, उसकी नहीं की, तो ऐसे थोड़ी होता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप जवाब दे, फिर मैं आगे जाऊं। देखिए सुशांत, मैं फिर से कहूंगा, मैं इनके स्तर पर नहीं उतर सकता हूं, मैं वॉट अबाउटरी नहीं करता हूं। आज ये डिबेट पीएफआई पर थी और इतने शर्मनाक घिनौने तरीके से सैयद हसनुल हक ने समाज में जहर भरने का काम किया है। ये खतरनाक है। और ये वकील इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी की बात कर रहे हैं, और इनकी चमड़े की जुबान जो इन्होंने बोला है मैं उसे दोहरा नहीं सकता। इतने शर्मनाक तरीके से बयान दे रहे हैं। और ये बात यहां होते हुए, जब ये अगर कहते कि पीएफआई ने जो कुछ किया है बिल्कुल उसे किसी धर्म से मत जोड़िए, लेकिन वो ये कहते
कि वो जो लोग हैं वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, सब के लिए जहर हैं और ऐसे घिनौने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनको तुरंत एक दूसरा कुछ चाहिए। इनको हर वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ झूठी टिप्पणी करनी है। इनको 2014 से लेकर जितने भी जनादेश आए हैं, लोकतंत्र का अपमान करना है। दरअसल इससे मैं चिंतित हूं। आपने कहा था 2047 तक इस्लामिक मुल्क बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। लेकिन मैं इससे चिंतित हूं। हसनुल हक जैसे जो मानसिकता के लोग हैं, इनसे जरूर चिंता होती है और ये देश के लिए खतरनाक है जहरीले लोग। गोली चलाने वाले कौन लोग थे, आपको समझने की आवश्यकता है। सैयद हसनुल हक साहब, समझने की आवश्यकता है, ये लोग कौन थे? ये लोग सारे क्रिमिनल्स थे। और अब मैं आपको बताता हूं, मुझे जरा पहले ये बताइए कि पीएफआई या जिसने भी ये पैम्फलेट छापे या जिसने भी ये डॉक्यूमेंट और विजन बनाया, उसको क्यों भरोसा है कि 10% मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाएगा हिंदुओं को घुटने पर लाने के लिए? पीएफआई या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का है, उनके साथ किसी के साथ मुसलमान नहीं खड़ा होने जा रहा है। उसको मुसलमान हिंदुस्तान पीएफआई के साथ अभी सरवर चिश्ती खड़ा है सर, सरवर चिश्ती। मैं आपको सुनाऊं मेरे हमारे कैमरे पर, एक मिनट हसनुल हक, ये टीवी पर आकर बोल देना कि ये 4 लोग 6 लोग हैं, इसके साथ मुसलमान खड़ा नहीं होगा। इसी पीएफआई के लिए वहां सरवर चिश्ती बैठकर कह रहा है ये कोई बैंड आउटफिट नहीं है। मैं उसके कार्यक्रम में गया था, लेकिन बैंड आउटफिट नहीं है और डिफेंड कर रहा है सरवर चिश्ती। पहले मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ठेकेदार हैं? कौन ठेकेदार है? नहीं, एक मिनट, अगर सरवर चिश्ती ठेकेदार नहीं है, अगर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले ठेकेदार नहीं है, तो हसनुल हक ठेकेदार हैं जो कह देंगे कि ऐसा सोचने वाला मुसलमान नहीं है, तो फिर वो मान लिया जाए। अरे अभी सरवर चिश्ती का बेटा बैठकर कह रहा है हिंदू धर्म में ये समस्या वो समस्या, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, और उसके बाद जब उस पर हंगामा हो गया तो कहे मेरा दिल दुखाना मकसद नहीं था। जब जो मन में आए वो बोलकर चला जाए। हिंदुस्तान बेरोजगारी पे जा रहा है। आपने कहा, एक मिनट, आप वकील हैं, आपने नुपुर शर्मा का जिक्र कर दिया। एक मिनट, नुपुर शर्मा की जुबान का जिक्र किया, सरवर चिश्ती के बेटे का जिक्र किया जिसने हिंदू धर्म का अपमान किया। एक मिनट हसनुल हक साहब, अरे चौथा पांचवा स्तंभ छोड़िए, आप जो भी स्तंभ हैं, वकील हैं, मुझे ये बताइए। एक मिनट हसनुल हक साहब सुनिए, अरे फिर वही बात, समझ नहीं है श्रीलंका के, सुनिए, आपको कहना चाहिए, आपने एक बार भी निंदा की? एक मिनट हसनुल हक मेरी बात सुनिए। आप ऑडियो कम करा के फिर सुनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं ऑडियो कम करके सुनाऊंगा। सुनिए हसनुल हक मेरी बात सुनिए। श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका पे शो कर चुका हूं, नहीं देखा आपने तो जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और इसका सपना भी दिमाग से निकाल दीजिए कि इंडिया श्रीलंका बनेगा। नहीं बनने जा रहा, ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ना श्रीलंका बनेगा। और जैसे ही कोई ऐसा पीएफआई जैसा मामला आएगा, आप लोगों को रोजगार पर बात करनी होती है, लेकिन अभी एक मुसलमान को कोई भीड़ मार दे तो पूरे देश में मुसलमान खतरे में है, आपका नैरेटिव शुरू होता है। आपने एक बार 2 करोड़ युवाओं की रोजगार के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? अरे किया है बॉस, आपको पता नहीं है? मैं क्या आपसे सर्टिफिकेट लूंगा? लोग ऐसे ही हैं। रोजगार की बात करूंगा। अरे आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। एक मिनट, किसी को शौक नहीं है हिंदू मुसलमान की डिबेट करने का। आप कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करेगा और हम रोजगार की बात करें। रोजगार लेकर क्या करेंगे जब देश इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा? मानसिक संतुलन खोल रहे हैं। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अरे भैया अपना विनाशकाल देखो। इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा इस्लामिक राष्ट्र, ये भूल जाओ। टीवी पर बैठकर 4 लोग बोल देने से नहीं होगा। उस भीड़ को समझाओ जो घूम रही है सर तन से जुदा किनारे लगाने। करेगा तो हम लोग सबसे आगे वाले सफों में खड़े। अरे क्या आगे, मुझे बताओ, सरवर चिश्ती के बेटे पे एफआईआर कराओगे? अरे आप कराओगे? क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। सरवर चिश्ती के बेटे पर आप एफआईआर कराओगे? सरवर चिश्ती के बेटे ने अगर गलत किया हो उस पे एफआईआर, अगर गलत किया हो, अभी पता ही नहीं है। अगर गलत किया हो, इतने केसेस में वर्डिक्ट सुना दिया, सरवर चिश्ती के बेटे ने क्या किया वो पता नहीं है। सरवर चिश्ती के बेटे ने क्या किया ये पता नहीं है। आप देखिए, सरवर चिश्ती के बेटे ने क्या किया पता नहीं है। कलंकित
ऐसे लोगों का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। FIR करवाइएगा, विशेष के लिए FIR करवाइएगा, नहीं करवा पाइएगा तब कहिएगा अगर सरवर चिश्ती के बेटे ने किया हो, और उसके पहले इतना मीठा मीठा बोल के चले जाइएगा कि हम सबसे पहले करेंगे। अरे वकील हैं, आपका तो काम ही यही है, जाके कराइए FIR। अब मुझे बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप जवाब दें, फिर मैं बाकी मेहमानों पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दें। 30 सेकंड जरा इनको शांत कराइए। ये जो तय करके आए हैं, ये देखिए जहर फैला रहे हैं, घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि PFI के जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये लगता है। अब मैं आपको तुरंत की एक बात बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने अभी कहा है कि खाना खाना और बच्चे पैदा करना, अगर कोई सिर्फ इतना सोचता है तो जंगल के जानवर जैसा है। फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत कह रहे हैं कि खाना खाना और बच्चे पैदा करना सिर्फ इतना तक कोई सोचता है तो जंगल जैसा है। हमको बुद्धि दी है, हमको बहुत विवेक दिया है। अब इसका भी विरोध कोई कर सकता है क्या, या ये भी टारगेटेड हो सकता है? नहीं, इनका हर्षवर्धन जी लॉजिक देखिए इन लोगों का। एक नैरेटिव है हर बार का, जैसे ही आया कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, और ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहा हूं उस PFI के डॉक्यूमेंट की जो वहां से मिली है, आरोप है कि PFI का डॉक्यूमेंट है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी अब हमारे पास है। 8 पन्नों में क्या क्या लिखा है थोड़ी देर में आपको पढ़कर बता दूंगा। लेकिन ये हर बार का है। देश में कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि आप श्रीलंका पे चर्चा कीजिए, और जिस दिन श्रीलंका की डिबेट थी उस दिन ये बैठकर कहीं और घूम रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे। इनको नहीं दिखा, पाठशाला भी की, राष्ट्रवाद भी किया, वो इनको नहीं दिखा। इनका सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। सुशांत जी, मैं लिख के देता हूं, आप बेरोजगारी पर बहस कीजिए। ये तुरंत देश भर में कैसे मुसलमान डरा हुआ है उसकी बात करने लगेंगे। लिख के देता हूं मैं आपको। मुफ्ती आप किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कीजिए, ये देश में घृणा फैलाने की, जहर फैलाने की कोशिश करेंगे। और अगर 2014 सर, ये सिर्फ जहर नहीं फैलाएंगे, ये आकर तंत्र विरोधी लोग हैं, ये आकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे नैरेटिव में सेट करते हैं कि फलाना जगह क्या हुआ और दूसरी जगह क्या हुआ। शमून कासमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासमी साहब, आपके हिसाब से 2047 तक, ये आ गया डॉक्यूमेंट मेरे पास, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इसको बांटना नहीं है, ये इंटरनली एक दूसरे तक पहुंचाना है कि इसमें क्या क्या बातें हैं। और इसका ये जो शुरुआत है अभी मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। तब तक हमारे साथ शमून कासमी साहब है। कासमी साहब, आपके हिसाब से इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है क्या भारत, और जो लोग ये सोच रख रहे हैं क्या वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये इस्लामिक राष्ट्र का नजरिया पेश करने वाले लोग क्या ये इस्लाम को फॉलो करते हैं? ये तो इस्लाम की तालीमात को खुद नजरअंदाज कर रहे हैं। इस्लाम कहता है, रसूल कहता है कि तुम सबके साथ भलाई का काम करो, तुम उनके साथ में कोई ज्यादती मत करो। ये गर्दनें उड़ाने वाले लोग इस्लाम को कैसे फॉलो करेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया में अल्लाह पाक ने, उस ईश्वर ने जो सारे लोगों को पैदा किया है बगैर शक व शुबा के, एक ही नरो नारी से पैदा किया। हमें अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। जैसे आज हमारा देश न दारुल इस्लाम है न दारुल हरब है, बल्कि ये दारुल अमन है, और इसे दारुल अमन ही हमें बनाए रखना है। इसी में हिंदुस्तान के लोगों की भलाई है। 130 करोड़ लोग जब एक और नेक होके रहेंगे तो यही हिंदू राष्ट्र है, यही मुस्लिम राष्ट्र है। ये कहाँ का फलसफा लेकर के आ गए ये लोग? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि किस पैगंबर का, किस नबी का ये लाया अमल था कि हम। ठीक है शमून कासमी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जरा मैं ये पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पटना में पुलिस को हाथ लगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है।
जो कहा गया, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि 10% मुसलमान अगर साथ आ जाए तो हम बहुसंख्यकों को घुटने पर ले आएंगे। उसके बाद 4 स्टेज इसमें बताए गए हैं कि कैसे करना है। पहले स्टेज में कहा गया है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स वेयरएवर मुस्लिम्स आर अवेलेबल and try to unite them all under the flag of PFI irrespective of their sects and affiliations। यानी सबको पहले इकट्ठा करो और एक झंडे के नीचे लाओ। दूसरे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, कहा गया है, इसको जरा पढ़िए। In the meantime, party should utilize concepts such as national flag, constitution and Ambedkar to shield the real intention of establishing an Islamic rule and to reach out to SC, ST, OBC। यानी तिरंगे का इस्तेमाल करो, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल करो और अंबेडकर का इस्तेमाल करो अपनी असली सोच जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, उसको छुपाने के लिए और SC, ST तक पहुंचने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। अमित, ये तो बहुत ही खतरनाक डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, देखिए मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक, क्या ये आई ओपनर एक तरह से है, जिस तरह से 4 स्टेज दिए हैं और चारों स्टेज की बात की। पहला स्टेज आपने बताया, दूसरा स्टेज में साफ तौर पे लिखा है कि अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा पीएफआई के अंडर में। और तीसरी बात है कि सबसे बड़ी बात देखिए कि बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ जो SC, ST, OBC को मिलाकर हमको पॉलिटिकल लेवल पे कुछ सीट्स जीतने होंगे। उनका कहना है कि कम से कम 50% मुस्लिम और 10% SC, ST, OBC को हमको साथ जोड़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल ताकत बननी पड़ेगी और आरएसएस से अलग, आरएसएस ये दिखाना होगा मुसलमानों को कि आरएसएस जो है ये अपर कास्ट के लिए है आप। और जो चौथी है, जो सबसे बड़ी बात, कि जो डिस्प्यूट लीडर, जो पीएफआई को जो सबसे बड़ा नेता माना जाए। लेकिन इसके आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं बताऊंगा कि कैसे जो है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस, उसमें यह लिखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद, राइट्स, इन सारी चीजों को दिखाया जाए। ये दिखाया है आरएसएस लीड गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र। जो मोदी सरकार है, जो कि आरएसएस लीड गवर्नमेंट है, वाज प्लानिंग टू डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र एंड ड्राइव मुस्लिम्स आउट ऑफ द कंट्री। यानी कि मुसलमानों को बताइए कि आपके खिलाफ एक मुहिम चल रहा है। किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से जो बाबरी मस्जिद के दौरान हुआ, एट्रोसिटीज मुसलमानों के साथ हुआ। यानी कि उनको मानसिक रूप से तैयार कीजिए ये सब दिखा के, और उनके अंदर डर पैदा कीजिए ये बता करके कि जो आरएसएस लेड गवर्नमेंट है वो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला और मुसलमानों को बाहर करेगा। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे साजिश है, किस लेवल पे तैयारी चल रही है। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, अब बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो ट्रेनिंग पकड़ाई गई है, वहां पर बाकायदा कहा गया था, जो 30 लोग थे, 6 और 7 को मीटिंग हुई थी अभी जो पटना में, वहां पर उसमें साफ तौर पे कहा गया कि आप किसी खास समुदाय के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कीजिए, जंग की तैयारी कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की, ये जो पेजेस है 7 पेज, जो पीएफआई के अंडर में जो बात की जा रही है 2047 को, यानी कि आजादी के ठीक 100 साल बाद इस देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो अगर बड़ी साजिश का हिस्सा है या नहीं, इसको समझने की कोशिश करें तो कमोबेश वैसी बातों का जिक्र मिलता है जो हाल के दिनों में दिखी है। जैसे तिरंगे का इस्तेमाल करो, अंबेडकर की फोटो कई जगह हमने देखी लगती हुई, उसका भी जिक्र किया गया है। मोबिलाइजेशन का जिक्र है कि बड़ी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करो। अभी हमने हाल के दिनों में देखा कैसे भीड़ बाहर आई। लास्ट में लिखा है एक्सटर्नल हेल्प इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेजेड शोडाउन विद द स्टेट, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेन्ड पी cadres, we would need help from friendly Islamic countries. In the last few years, PFI has developed friendly relationship with Turkey, a flag bearer of Islam. यानी जो अभी अरब देश और वहां से कुछ बातें आई थी नुपुर शर्मा केस में, वैसा भी जिक्र मिलता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। देखिए सुशांत जी, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसको हम अपनी आंखों के सामने इस देश में होता हुआ देख रहे हैं। और जब कोई भी, अगर हम बोले या कोई भी बोले, अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भी विचार है, मेरा कोई भी मन है, पत्रकार के तौर पर किसी न किसी को मैं वोट देता ही हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन की सरकार ना आए और मैं कहूं कि नहीं नहीं ये जो सरकार आई है इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, देश में माहौल बहुत खराब हो गया है, तो दरअसल यही काम वो लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आपको सबसे एक बहुत सामान्य सा एक पैरामीटर है, जैसे ही कोई टीवी पर बोलता है कि 2014 से इस देश में माहौल खराब हो गया है, तुरंत आप समझ लीजिए कि जो पीएफआई का ये जो एजेंडा है
जो हिडन एजेंडा है वो उसके मुंह से निकल रहा है। जब कोई ये कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा देश, अब उन लोगों को ये पता ही नहीं है, कम पढ़ लिखे होते हैं लोग, उनको जानकारी नहीं होती है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेकुलर और सोशल कहीं नहीं था प्रियम्बल में। ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो 42वें संविधान संशोधन के बाद इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय में घुसा दिया। तो ये फ्रॉड तरीके का सेकुलर और सोशलिज्म है। बहुत क्लियर कट है कि भारत में जो संविधान सभा बैठी थी उस पर 2 दिन लगातार बहस हुई और ये तय किया गया कि इन सब शब्दों की कोई जगह नहीं, क्योंकि ये देश है दूसरे के धर्म का। ठीक है हसनुल हक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमारे साथ तारिक फतेह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत आपका नव भारत पर। आपके हिसाब से ये जो चल रहा है एक पूरा डॉक्यूमेंट है और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, 10% मुसलमान साथ आ जाएं अगर तो हम हिंदुओं को घुटने पर ले आएंगे, और ये कैसे होगा, ये सब जो हो रहा है, आपको लगता है ये पॉलिटिकल साजिश है या एक बड़ी प्लानिंग और साजिश का हिस्सा हो सकती है? साजिश हो या ना हो, ये जहनियत जो है, जो उमंग है इस किस्म के पैन इस्लामिस्ट जिसे आप कहें, ये मोहम्मद अली जिन्ना का जो ख्वाब है, ये तो है मुसलमानों के जहन में अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं। और मैंने नोट किया कि हिंदुस्तान में भी ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये तमाम मुसलमान नहीं, बेतहाशा मुसलमान पेट्रियाटिक हैं और हिंदुस्तान को अपनी धरती मानते हैं, लेकिन ये जो इस्लामिज्म को लेके बढ़ रहे हैं, इनका तो रास्ता ही गज़वा हिंद है। ये तो जो आपके हिंदुस्तान में उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बचपने से ये आपको बताया जा रहा है कि जिस धरती पे एक दफा मुसलमान राज कर ले वो कभी वापस नहीं जा सकती। तो जब तक कि दिल्ली, हिंदुस्तान की शुमाल और ये तमाम पे दोबारा मुसलमानों का कब्जा नहीं होगा, गज़वा हिंद तक ये होना जरूरी है। अब ये जो मुसलमान जो पेट्रियाटिक हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो खड़े हों सामने, इनके कहें कि ये बिल्कुल बेकार बात है। इसमें तारिक फतेह साहब, इसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि मुसलमानों को, तारिक फतेह साहब इसमें ये भी लिखा है कि, तारिक फतेह साहब इसमें ये भी लिखा है कि मुसलमान युवाओं को ये बताइए कि मुसलमानों के 2 काम अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ अल्लाह एंड सेकेंडली मुस्लिम्स आर दाई ऑन अर्थ। क्या ये इस्लाम के अंदर लिखा है, बताया गया कि यही काम है अल्लाह की तरफ से दिया गया कि इस्लाम का राज स्थापित करो? इस्लाम में सिर्फ ये है कि आप दूसरे को दावत दे सकते हैं कि भैया मुसलमान हो जाओ, ये भी कोई आप पे फर्ज नहीं है। और ये जब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान ही समझाएं कि भैया अपना नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये काम करो एंड यू आर अ मुस्लिम। बाकी आपको ये दूसरों के कहने पे जिहादी बनाने के चक्कर में क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप? ये वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जहां मुसलमान वोट दे सकता, बाकी कहीं नहीं देता। आपको खुद पता होगा, जहां भी देखिए जूते पड़ जाते हैं, माइनॉरिटी जहां है मुसलमान, वहीं वो जिंदा रह सकता। आपके सामने है पाकिस्तान ने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ क्या हशर किया। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों में वो कोई अंजुमन ऐसी होनी चाहिए जो ये कट्टरपंथा जो है, जो मुसलमान मौलवी या मदरसों के पढ़ाए हुए लोग हैं, उनके सामने खड़े हों वो। लेकिन ये बदकिस्मती है कि कोई ऐसी अंजुमन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो इनका सामना करे। ठीक है तारिक फतेह साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। सैयद हसनुल हक साहब, अब आप अपनी बात कहिए। देखिए, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है या हिंदू राष्ट्रीय मुसलमान राष्ट्र बनाने की कोई बात कर रहा है कोई व्यक्ति, मैं सीधी तौर पे, साफ तौर पे बोल दूं, ऐसे लोग की कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश देखे और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश करने वाला कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान की एक अखंडता को तोड़ने का काम करेगा तो उसका बद से बदतर और बुरा हाल किया जाएगा।
मैं कहता हूं, मैं कंडेम कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र के घर बनाने की कोई अगर बात कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है वो गलत है और निहायत ही गलत है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा हर्षवर्धन जी से। अच्छा, एक मिनट आसनुराग साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है शो के अंदर और साकेत हमारे सहयोगी जुड़े हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। साकेत, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, क्या पता चला अभी तक? देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से 2047 तक जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र भारत को बनाने की बात जो कही गई है, उसको लेकर अब एक बार फिर से जिस तरह से पूरा लेटर सामने आया और उसमें एक एक कड़ी जो बताया गया है कि किस तरह से इन्हें आगे बढ़ना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताई गई है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से लोगों को मोबिलाइज करना है। तमाम चीज़ें ऐसी है। इससे पहले भी पुलिस ये बात कह रही थी कि सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है और जो जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को लगभग आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 26 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा इस मामले पे। एडीजी से अभी हमारी बात हो रही है। इनका पीएफआई कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश कर रही है पुलिस? इसमें कहीं ना कहीं चिन्हित कर, देखिए, जो कागजात वहां से मिले हैं वो साफ तौर से इशारा कर रहा है कि इस पूरे मामले में पीएफआई का कनेक्शन है और जो लेटर जारी किया गया है और जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें साफ तौर से दर्शाया। ठीक है, आप कह रहे हैं 26 लोग और अरेस्ट होने वाले हैं, कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, जानकारियां सामने आएंगी, उस पर भी अपडेट दूंगा। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।